हे गाइस, कैसे हो आप सभी? सब मस्त। चलिए आज हम 12th की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। तो हमारा 12th का पहला चैप्टर मिलता है फिजिक्स का, वो मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हमारा 12th का सिलेबस जिसका स्टार्ट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से स्टार्ट होता है। है ना। तो सभी मस्त, एकदम ज़बरदस्त। और आप सभी अपनी कॉपी और पेन निकाल लें और लेक्चर को आराम से देखिए। जो चीज़ समझ में आए उसे उसमें नोट करते चलें, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की अगर बात करी जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज, है ना। जो हम लोग चार्ज की स्टडी करते हैं तो वही इसके अंदर में आता है, पूरा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आता है। यानी कि अगर आपसे कोई बेसिकली सिंपली पूछे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपका क्या है, ये आपका स्टडी ऑफ चार्ज है। यानी कि अगर बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम किसकी स्टडी करने वाले हैं? चार्ज की स्टडी करने वाले हैं। यानी पूरा का पूरा चैप्टर आप किससे रिलेटेड होगा? चार्ज से रिलेटेड होगा। ठीक, तो अब चार्ज की स्टडी जब करनी ही हमको तो चार्ज के बारे में भी कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, चार्ज डेवलप कैसे होता है, चार्ज कितने टाइप का होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, कैसे कैसे ये वेरी करता है, क्या चेंजेस आते हैं, किन कंडीशंस में ये चेंजेस एप्लीकेबल होते हैं, है ना। तो हेडिंग डाल दो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक, तो चार्ज की प्रॉपर्टीज करने के बाद हम लोग अपने चैप्टर का क्लासिफिकेशन करेंगे कि किस किस टाइप से हम लोग को क्या क्या सिलेबस कवर करना है ना। तो हेडिंग डाल दो सब लोग स्टडी ऑफ चार्ज। तो सबसे पहली बात, जब आप स्टडी ऑफ चार्ज के अंदर में आते हो, है ना, स्टडी ऑफ चार्ज डाल सकते हो या आप प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज भी डाल सकते हो, क्योंकि हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और फर्दर उसकी स्टडीज चलती रहेंगी। ठीक, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज कितने टाइप का होता है, चार्ज होता क्या है ना, कितने टाइप का होता है। तो चार्ज आपका दो टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी आप ये रख दो, टाइप्स ऑफ चार्ज। कितने टाइप का चार्ज होगा? तो चार्ज आपका दो टाइप का होगा, टू टाइप्स, है ना। इसमें से पहला आपका हो जाएगा पॉजिटिव और दूसरा आपका हो जाएगा नेगेटिव। ठीक, अगर कोई ये सोच रहा हो कि न्यूट्रल भी कोई चार्ज है, तो न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है तो इट मीन्स कि वहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा। यानी अगर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट की बात करी जाए तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा। बात क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछे चार्ज कितना किस टाइप का है, तो चार्ज आपका दो टाइप का है, एक पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल का मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। दूसरी बात कि अगर आप इस संसार को देखो, इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को देखो, पूरे के पूरे यूनिवर्स को देखो, तो यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो कंडक्टर हो या नॉन कंडक्टर हो, कैसा भी हो, ठीक, मेटल हो नॉन मेटल हो, उन सब में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते ही हैं। बात क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते ही, ठीक। न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है उसका एटॉमिक नंबर वगैरह कितना, तो अलग की बात है। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स तो होंगे ही होंगे, है ना। तो
अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, सपोज करो आपके बगल में, आपके पड़ोस में चेयर रखी होगी आपके घर पे जहाँ पे आप बैठे हो, तो उस चेयर को अगर आप टच करो तो आपको कुछ फील नहीं आएगा, मतलब कि ना तो उसमें आपको ऐसा फील होगा कि चार्ज फ्लो कर रहा है, क्योंकि अगर चार्ज फ्लो करता तो आपको करंट लगता, ठीक ना। बट क्या उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं? नहीं हैं, बट वो कैसा है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब जितना भी उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा? निगेटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्या है? वो न्यूट्रल है। इसी तरीके से बहुत सारे ऑब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो सब में क्या मिलते हैं? मैक्सिमम न्यूट्रल ही मिलते हैं। तो अगर आपको ये बात क्लियर हो गई कि चार्ज दो टाइप का होगा, पॉजिटिव और निगेटिव। दूसरा अगर बात करी जाए कि यूनिट चार्ज की क्या होती है? यूनिट ऑफ चार्ज, है ना। चार्ज को मेजर किसमें करते हैं? तो चार्ज का जो यूनिट है वो है कूलम, कूलम, है ना। तो इसका यूनिट हो गया कूलम। अगर इसकी डायमेंशन फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो आपको पता है कि जो चार्ज का फॉर्मूला आता है वो कहाँ से आता है? करंट जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम, जितना लगा, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? करंट के लिए हम लोग ए यूज करते हैं, है ना, एम्पियर, और टाइम के लिए टी यूज करेंगे, एटी। ये आपका क्या हो गया? चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला वो क्या होता है आपका? एटी, ठीक। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटा चार्ज कौन सा एग्जिस्ट करता है, फ्रीली अगर आप देखो तो सबसे छोटा चार्ज कौन सा एग्जिस्ट करता है, तो आपका जो सबसे छोटा चार्ज एग्जिस्ट करता है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है। स्मॉलेस्ट चार्ज की अगर बात करें तो स्मॉलेस्ट चार्ज आपका क्या होगा? वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, ठीक। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, है ना, या आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो कि ये सारे के सारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बात क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है जो एग्जिस्ट करता है, ठीक। ऑल्दो इससे भी छोटे पार्टिकल्स अब तो डिस्कवर किए जा चुके हैं, बट उनका यूज नहीं है कुछ, क्योंकि आपके लिए, क्योंकि वो उनका जो लाइफ स्पैन होता है बहुत कम होता है, 10⁻⁻7 सेकेंड, 10⁻⁻5 सेकेंड, यानी कि इतने कम लाइफ स्पैन के लिए अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो आप उसका क्या यूज कर पाओगे, ठीक। तो इसीलिए हमारे लिए जो सबसे छोटा चार्ज होगा वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होगा, है ना। अगर इससे भी जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्वार्क पार्टिकल्स, क्वार्क पार्टिकल, है ना। तो ये जो होते हैं इन पे जो चार्ज होता है वो ±e/3 के बराबर या फिर ±2e/3 के बराबर हो सकता है। बात क्लियर? तो बट ये एग्जिस्ट नहीं करते, और इनका जो लाइफ स्पैन होता है बहुत कम होता है ना। बट इसका चार्ज जो है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि क्वार्क पार्टिकल्स होते हैं जिनका चार्ज होता है कुछ और वो इलेक्ट्रॉन से कम होता है, बट उनकी लाइफ स्पैन बहुत कम होने की वजह से उनको हम कंसीडर नहीं करते। हमारी जो फिजिक्स है उसमें जब हम चार्ज की स्टडी करते हैं तो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन को लेकर ही स्टडी करते हैं, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपको बहुत ही छोटा चार्ज भी है और एग्जिस्ट भी करता है फ्री, ठीक। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा? चार्ज आपका दो प्रकार का हो गया, दो टाइप का हो गया, पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव हो गया, ठीक। और चार्ज की जो यूनिट हो गई वो हो गई कूलम, ठीक। उसके अलावा जो इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया वो हो गया ए टी, है ना। और जो स्मॉलेस्ट चार्ज है जो एग्जिस्ट करता है फ्रीली, वो कौन सा एग्जिस्ट करता है? वो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। तो आपका सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया आपके लिए सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज, ठीक। तो अगली प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। अगर मान लो कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, कैसा है? न्यूट्रल, है ना। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है? न्यूट्रल सॉलिड कंडक्टर मान लेते हैं, है ना। न्यूट्रल सॉलिड कंडक्टर है,
ठीक। तो अगर कोई न्यूट्रल है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा। ठीक, मान लेते हैं कि हमने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बाहर। जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस पर कुछ ना कुछ चार्ज आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या फिर निगेटिव आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी कंडक्टर से या किसी भी मेटल से या किसी भी चीज़ से अगर वो चार्ज निकालता है या चार्ज देता है या फिर डोनेट करता है, अगर वो डोनेट करेगा तो उस पर हमेशा कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, वो डोनर होगा। तो इससे अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस पूरे के पूरे कंडक्टर पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, अगर मान लो आपने दो इलेक्ट्रॉन निकाले होते तो क्या होता, इसमें दो पॉजिटिव चार्ज आता। अगर आपने तीन निकाले होते तो इस पे तीन पॉजिटिव चार्ज आता। चार निकाले होते तो चार पॉजिटिव चार्ज आता। बट अगर सोचो तो क्या आप कभी इसमें से 4.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? 4.5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ऐसा नहीं होता। अगर आप कभी सोचो कि 4.5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया या 5.5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया या 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया या 2/3 या 4/3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जब आप ट्रांसफर करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट से या फिर कोई ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रॉन्स जिसमें होते हैं वो ऑलवेज होल नंबर में होते हैं, है ना। और ट्रांसफर भी जो उनका ट्रांसफर भी है वो भी हमेशा होल नंबर के फॉर्म में ही कर सकते हैं। बात क्लियर? तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इस प्रॉपर्टी का नाम लिख दीजिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी कैपिटल Q इज इक्वल टू n इंटू पी। n क्या है, इंटीजर है आपका, वेयर n इज इंटीजर, और इंटीजर आप सबको पता है। ठीक, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है उसका। बात क्लियर? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में पूछा जाए आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो n इंटू ई के बराबर होते हैं, या फिर वो n इंटू ई के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी कर सकता है। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बात क्लियर? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्लियर आ गया। टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इन फॉर्म ऑफ Q is equal to n into E, where n is an integer and E is charge on electron। ठीक, या इसी को आप बोल सकते हो चार्ज ट्रांसफर्ड बाय वन बॉडी टू अनदर इन फॉर्म ऑफ Q is equal to n into E, है ना। where n is an integer and E is charge on electron। बात क्लियर? तो इस प्रॉपर्टी को भी आपको याद रखना है, बहुत काम किए, कभी कभी क्वेश्चंस में जरूरत पड़ती है ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। मान लीजिए कि आपने एक रूल सुना होगा, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, है ना, और सबको एक स्टेटमेंट याद होगा, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी एक चीज होती है, यानी कि चार्ज की प्रॉपर्टी ये भी है कि जो नेट चार्ज होता है किसी भी सिस्टम का वो कंजर्व रहता है ना। तो ये हो गई आपकी कौन सी प्रॉपर्टी, तीसरी। अब चौथी क्या है, चौथी आपकी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, तो आप बोल सकते हो नेट चार्ज on an isolated system always be conserved। बात क्लियर? यानी कि आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से बोलना चाहो तो बोल दो, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। बात क्लियर? तो आप इसको थोड़ा सा और पॉपुलरली को अच्छे से बोल सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ये सिस्टम कैसा है, पूरा पूरा आइसोलेटेड है ना। ठीक,
इस सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम की बाउंड्री पूरी की पूरी हमने आइसोलेटेड कर दी। अब इस सिस्टम के अंदर छोटे छोटे 3 से 3 अलग अलग सेगमेंट है ना। इन तीनों सेगमेंट का कुछ अपना अपना अलग अलग चार्ज है। इसको हम मान लेते हैं सेगमेंट ए, इसको मान लेते हैं सेगमेंट बी और इसको मान लेते हैं सेगमेंट सी। यहाँ का चार्ज है कुछ प्लस का 4 कूलम, यहाँ कुछ मान लेते हैं प्लस का 10 कूलम, यहाँ का हम मान लेते हैं माइनस का 6 कूलम मान लिया। तो हमारे पास उसके बाद हमने कुछ, तो टोटल चार्ज अगर आप देखो तो यहाँ पे कितना हो गया 4 + 10 यानी 14, 14 से 8 माइनस करो यानी बचा कितना 8। तो इस अगर ऑब्जेक्ट इस बॉडी पर टोटल चार्ज की हम बात करें तो हमारे लिए टोटल चार्ज हो गया 8 प्लस का 8 कूलम। ठीक। अब मान लो हमने इसके साथ कुछ फिजिकल मेथड अप्लाई किए, कुछ फिजिकल मेथड का मान लो कि पूरी एक आइसोलेटेड बाल्टी थी, बाल्टी के अंदर हमने कुछ चार्ज रखा था, उसको पकड़े को बस के हिलाया या कुछ भी किया, इसके साथ कुछ फिजिकल मेथड अप्लाई किया। हुआ क्या, फिजिकल मेथड अप्लाई करने के बाद अंदर का जो सिस्टम था, जो ए बी और सी था, ठीक, ये तो अभी भी है ऐसे ही, बट हुआ क्या, इनका चार्ज कुछ आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ना। तो जो यहाँ पे ए के पास 4 कूलम था और ए के पास आ गया माइनस प्लस का 5 कूलम और बी के पास आ गया माइनस का 3 कूलम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सी पे कितना चार्ज होगा, हाउ मच चार्ज कंटेन बाय सी, ठीक, तो आप क्या बोलोगे भाई, टोटल चार्ज आपको, अगर आप देखो हाउ मच चार्ज कंटेन बाय सी यानी सी के पास कितना चार्ज होगा, तो आपको पता है कि जो नेट चार्ज है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो क्या है, कंजर्व। यानी कि अगर पहले इसका चार्ज 8 कूलम था प्लस का टोटल, तो अभी भी कितना होना चाहिए, प्लस का 8 कूलम ही होना चाहिए टोटल। तो आप इसको पूरे को लेट कर लो कि यहाँ पे लेट x है, अगर x है तो ये दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 8 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, तो 8 प्लस का 8 इधर हो गया 5 माइनस 3 प्लस का x, कितना बचा आपके पास, ये आ गया आपके पास 2 प्लस x और ये हो गया 8 और 2 को इस साइड लेके जाओगे 8 माइनस 2 बचा कितना, ये आपके पास x, यानी x की वैल्यू आपकी मिल गई 6 कूलम प्लस का। बात क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, प्लस का 6 कूलम चार्ज आएगा। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर हो गई होगी कि किसी भी सिस्टम का जो नेट, अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका नेट चार्ज हमेशा कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। कोई जब तक उस पर कोई चेंज नहीं मिलेगा आएगा, जब तक हम उसकी बॉडी, उसकी जो बाउंड्री है वो कैसी है, आइसोलेटेड बाउंड्री है ना, आपस में वो इंटरचेंज हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई। ठीक, तो हमने दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखी, कौन कौन सी देखी, एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता था कि जो नेट चार्ज है किसी भी सिस्टम का वो Q बराबर NE के फॉर्म का होना चाहिए। ठीक, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, किसी भी सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है। बात क्लियर। तो 4 प्रॉपर्टीज होगी। अच्छा, एक चीज और बहुत ही कॉमन सी बात है, आप सबने सुना होगा, मान लेते हैं, समझिए थोड़ा सा, मान लेते हैं कि आपके पास कोई एक मास रखा हुआ है ना, एक छोटा सा मास का छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसका मास हमने मान लिया 10 ग्राम। ठीक, ये आपने बता दिया, और ये आप कैसे बोलोगे, सर ये पॉइंट मास है ना, छोटा सा पॉइंट है, तो आप बोल दिए सर पॉइंट मास था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, मान लेते हैं मास अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपने कोई प्लेट ले ली तो उसका कुछ एरिया होगा, पतली सी प्लेट होगी, ठीक, इसका कुछ एरिया होगा बट इसका कुछ मास भी तो होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली अपने न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका सेंटर ऑफ मास एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ इसका कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ मास होगा। बात क्लियर। और कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड बॉडीज हैं जिनका सेंटर ऑफ मास डिफाइन पहले से। ठीक, तो हमको पता है कि अगर हमारे पास मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हम उसको सेंटर ऑफ मास के फॉर्म मेथड से कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ मास नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। बट अगर आप चार्ज के बारे में बात करें, चार्ज हमारे पास अगर पॉइंट चार्ज हो, ऑल्दो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो, तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज में सेंटर ऑफ चार्ज नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज अगर कहीं पे भी आपको मिलता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने जो बेसिक मेथड्स हैं, इंटीग्रेशन या फिर जो है समेशन, उनका यूज़ करेंगे।
तो बात क्लियर। तो यहाँ पे एक पॉइंट और आपको नोट करना है, पांचवा, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज does not exist, सॉरी गलत बोल दिया ना, सेंटर ऑफ चार्ज does not exist, यानी कि सेंटर ऑफ चार्ज नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आपके पास चार्ज है और वो कैसा है, पॉइंट चार्ज हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो सकता है, जैसा भी होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग वैसे कैलकुलेट करेंगे। बट उस पूरे की पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को हम लोग कभी भी एक पॉइंट चार्ज नहीं मान लेंगे। मान लो अगर आपके पास एक चार्ज है जो एक एल लेंथ की रॉड पे, ये रॉड हो गई आपकी, और इस रॉड की लेंथ है एल, और इस पे आपका पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो अगर आपके पास एक मास होता तो आप बोल देते कि इसका सेंटर ऑफ मास L/2 पे एग्जिस्ट करता है ना। तो L/2 पे क्या होगा कि आप बोलोगे इसका सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास का मतलब इसका पूरा का पूरा जो मास होगा किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड हो सकता है। बट अगर आप चार्ज के बारे में बोलोगे तो ऐसा नहीं बोलोगे कि L/2 पे इसका पूरा का पूरा चार्ज कंसंट्रेटेड है। बात क्लियर। तो ये चार्ज, सेंटर ऑफ चार्ज नाम की कोई चीज होती है, तो सेंटर ऑफ चार्ज नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती हमारे लिए। तो ये पॉइंट भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल्स में इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक, ये हो गई बात। अच्छा, छठवीं प्रॉपर्टी ये है कि हम सबको पता है कि जो मास होता है, मास वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ना। मास आपका वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक। बट जो चार्ज होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, चाहे जितनी वेलोसिटी हो, चाहे आप 10 की स्पीड से चल रहे हो, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हो, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहे हो, या फिर आप स्पीड ऑफ लाइट से चल रहे हो, तो चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इफेक्ट किस पे पड़ता है? मास पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक। तो इस प्रॉपर्टी को थोड़ा समझ लेते हैं। क्या बोलता है कि वेलोसिटी का कोई भी इफेक्ट चार्ज पर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, इस बात को भी हम लोग थोड़ा समझते हैं, और मास पे क्यों पड़ता है इस बात को भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। हमको पता है कि इक्वेशन हमने कभी ना कभी देखी जरूर होगी, m = m0 अपॉन में 1 - v²/c², ठीक। ये इक्वेशन सबने देखी है। यहाँ पे जो m होता है m0, इसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट मास। जब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उस कंडीशन में उसका क्या मास है, ठीक। और जो v है, v उसकी स्पीड है, वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, और जो c होती है ये स्पीड ऑफ लाइट, और आप सबको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। बात क्लियर है, ठीक। अब अगर आप ध्यान से सोचो कि अगर आप 10, 15, 20, 25, 50, 100, 1 लाख की स्पीड से चल रहे हो, तो जो नीचे वाली क्वांटिटी है ये क्वांटिटी बहुत ही छोटी होगी, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप मान लेते हैं, लेट से आप इमेजिन करिए कि आप स्पीड ऑफ लाइट से चल रहे हो, ठीक। आप कहीं स्पेस शटल में बैठ गए और आराम से उड़ गए मंगल ग्रह पे, और आपकी स्पीड कितनी है, v जो है आपका c के बराबर है, ठीक। आपकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। जब स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगी तो आप क्या लिखोगे, m = m0 अपॉन में √1 माइनस, चूंकि आपका vc के बराबर हो गया तो c²/c², और ये आपका कटा 1 टाइम्स में, और देखो नीचे से 1 - 1 0, और आपको क्या मिल गया, समथिंग अपॉन नथिंग, यानी इनफाइनाइट। आपका मास कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। बात क्लियर है। तो बट अगर चार्ज के केस में हम बात करें तो चार्ज के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से भी चलते हो तब भी चार्ज का कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मास पे फर्क पड़ता है। बट अगर आप देखो कि नॉर्मल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम स्पीड कितनी अचीव करते हैं। अगर आप बाइक उठा के चलते हो, या फिर आप ट्रेन से सफर करते हो, या फिर आप प्लेन से भी सफर करते हो, तो जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो कितनी हो सकती है, 100 किलोमीटर/आवर, है ना। या फिर आप मान लो कोई फाइटर जेट उड़ा रहे हो तो उसकी
200 500 2500 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। तो जो बैठो आते हैं, तो हमने क्या बताया कि मास जो आपका होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, बट चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना मास है या कितना चार्ज है, वो आपका जो चार्ज होगा वो वेलोसिटी पे इंडिपेंडेंट होगा, ठीक। अगर आप, और हम क्या बात कर रहे थे हम, हाँ, कॉमन लाइफ के बारे में थोड़ी सी बात कर रहे थे। अगर आप अपनी डेली लाइफ में देखो तो आप कितनी स्पीड अचीव करते हो, तो मैक्सिमम इतनी। तो अगर इतनी स्पीड आप उठा के यहाँ पे रखोगे और स्पीड ऑफ लाइट को भी जब आप रखोगे तो आप देखोगे कि ये नीचे वाली क्वांटिटी बहुत ही कम आती है, यानी कि पॉइंट में आएगी। उसके बाद आप उसका रूट, स्क्वायर रूट निकालोगे तो और भी कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास जो मास होता है, हमारे मास पे कोई ज़्यादा इफेक्ट हमको पता नहीं चलता, है ना। बट जो वेलोसिटी का इफेक्ट होता है वो आपका मास पे पड़ता है। बात क्लियर। तो ये आपकी चौथी, पांचवी, छठवीं प्रॉपर्टी होगी, ठीक। तो आप लिख सकते हो इसको कि चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, है ना। तो चार्ज जो आपका होता है वो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, ऑल्दो मास इज डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी। और आप ये इक्वेशन आराम से लिख के समझा सकते हो, आसानी से इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। बात क्लियर। तो हमारे पास हमने कुछ चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ ली, क्या क्या थी, ठीक। अब चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज तो हमने पढ़ ली, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि जो चार्ज यहाँ पे डेवलप हुआ ये आया कहाँ से, है ना। अगर हमको ये नहीं पता होगा कि चार्ज डेवलप कैसे हुआ, बना कैसे, तो आपको चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ने से कोई मतलब नहीं मिलता, ठीक। तो अगर आप सोचो आपके पास कोई एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है और आपको उसको चार्ज करना है, ठीक, तो कैसे कैसे उसको चार्ज कर सकते हैं हम लोग, या सिंपल तरीका, सिंपल एक कॉमन सा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आप सबका आपका मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करते हो, क्या होता है कि जब बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो जाती है तो हम लोग उसको चार्ज करते हैं, है ना। तो चार्ज करने के लिए कुछ ना कुछ मेथड अप्लाई करते हो बैटरी को, तो वो कैसे अप्लाई करते हो, कुछ ना कुछ तो आप करते होगे। इसी तरीके से अगर मान लो आपके पास कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, आप अपनी चेयर देख लो, या आपके पास जो भी प्लास्टिक का है कोई स्ट्रॉ हो या कुछ भी हो, उस पर अगर आपको चार्ज डेवलप करना है तो आप क्या करोगे। तो जो चार्ज डेवलप करने की हमारे पास, अगर मान लो कोई हमारे पास न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, उस पर उसको हमें चार्ज करना है, तो इसके लिए हमारे पास तीन मेथड है नॉर्मली जो हम लोग यूज़ करते हैं। एक तो बाय फ्रिक्शन की हेल्प से हम उस पर चार्ज डेवलप कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है वो है बाय कंडक्शन, कंडक्शन से भी हम उस पर चार्ज डेवलप कर सकते हैं। तीसरा जो मेथड होता है वो उसको हम बोलते हैं, बोलेंगे बाय इंडक्शन, बाय इंडक्शन। तो हम लोग तीन तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज डेवलप कर सकते हैं, और तीनों को आराम से पढ़ लेते हैं क्या होता है तीनों में, और तीनों से कैसे हम लोग चार्ज डेवलप करते हैं। फ्रिक्शन तो आप सभी को पता होगा, है ना, और आप सबने इस पर छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किए होंगे कई बार अपनी लाइफ में। क्या होता है कि हम लोग जब एक स्केल लेते हैं, है ना, वो 15 सेंटीमीटर वाली प्लास्टिक की, उसको सर पे रब करते हैं। उसके बाद आप उसको जब सर पे रब करने के बाद अपने हाथ के पास लेके जाते हो, तो जो आपके ये जो यहाँ पे बाल होते हैं हाथ वगैरह पे, ये तो उसकी तरफ थोड़ा सा बेंड होने लगते हैं, है ना। या फिर आप उस पर रब करने के बाद बेंच पे छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े डालो, उनको अगर आप देखोगे तो वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे जब हमने उसको फिर सर पे रब किया एक स्केल को, तो उस पर कुछ चार्ज डेवलप हुआ। और तो वो कैसा है, पॉजिटिव है निगेटिव है वो अलग की बात है, बट कुछ ना कुछ तो चार्ज डेवलप हुआ ना। तो फ्रिक्शन से जब चार्ज डेवलप करना होता है तो हमको किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को रब करना पड़ता है, ठीक। तो ये तो आपका स्केल हो गया। दूसरा आपने क्या रब कर दिया, उसको अपने सर पे रब कर दिया, यानी ड्राई हेयर्स पे रब कर दिया, ठीक। इसके अलावा और बाकी है कि अगर एक आध इसका एग्जाम्पल दे दो तो ये मिलेगा। अगर आप मान लो आपके पास कोई एक स्ट्रॉ है, ठीक, स्ट्रॉ जिससे जूस पीते हो गन्ने का, ठीक, तो वो आप स्ट्रॉ ले लो और उस स्ट्रॉ पे आप कोई वूलन क्लॉथ ले लो और वूलन क्लॉथ से आप उसको रब करो, जोर से पकड़ा और वूलन क्लॉथ हाथ में लिया और यूं पकड़ा, वन साइडेड रब किया। 5-6 बार आप उसको रब करोगे जोर जोर से, उसके बाद आप उसको कहीं पे स्टिक करके देखो तो आसानी से स्टिक हो जाएगी, ठीक। कुछ टाइम के बाद जब वो न्यूट्रल होगी तो फिर से गिर जाएगी, वो अलग की बात है, बट वो स्टिक हो जाएगी। यानी कि जब आप उसको वूलन क्लॉथ से रब करोगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज डेवलप होगा,
अगर आपके पास 2 स्ट्रॉ होंगी, आप उनको एक पे आपने रब किया वन साइडेड, ठीक, फिर दूसरे को भी वन साइडेड रब करो और दोनों को पास लेके आओ, तो देखो उसमें कुछ ना कुछ रिपल्सन भी होगा। बात क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा कि जो फ्रिक्शन है, अगर किसी दो ऑब्जेक्ट को हम रब करते हैं तो वहाँ पे उनके रब करने से कुछ ना कुछ चार्ज डेवलप होता है ना। तो फ्रिक्शन मेथड आपका हो गया। फ्रिक्शन में हम किसी दो ऑब्जेक्ट को लेते हैं, उनको फ्रिक्शन को उनको रब करते हैं और रब करने से चार्ज डेवलप होता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो भाग पार्टिसिपेट करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट से किसी में जाते हैं और वहाँ पे चार्ज डेवलप हो जाता है। तो आप इस पॉइंट को लिख भी सकते हो बहुत ही सिंपल अपनी लैंग्वेज में, क्या, when two objects are rubbing with each other, the transfer of charge takes place from one object to another object। बात क्लियर? ठीक। दूसरा है आपके पास बाइक कंडक्शन। कंडक्शन का यूज हम लोग बहुत करते हैं अपनी लाइफ में। अगर आप देखो, आप अपना फोन चार्ज करते हो तो क्या करते हो, एक चार्जर लेते हो, उस चार्जर को किसी सॉकेट में कनेक्ट कर देते हो, उसके बाद उसको अपने फ़ोन से कनेक्ट कर देते हो। तो क्या होता है कि हम लोग एक जगह से चार्ज को फ्लो करवाते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं, ठीक। यानी कि अगर हम बात करें तो मान लेते हैं हमारे पास एक कैसा है, कोई एक न्यूट्रल कंडक्टर है, कैसा है, न्यूट्रल सॉलिड कंडक्टर, ठीक। न्यूट्रल है तो इस पर कोई चार्ज होगा नहीं। इसके पास में हमें कोई दूसरा चार्ज कंडक्टर ले आते हैं, ऐसा ही ये आपका चार्ज कंडक्टर है, ठीक। इस पर कुछ चार्ज था पहले से, मान लो पॉजिटिवली चार्ज है ना, और आपने इन दोनों को एक वायर से जोड़ दिया, एक वायर ले लिया, कनेक्टिंग वायर, और इन दोनों को आपने जोड़ दिया। तो जैसे ही आप जोड़ोगे तो जो ऑब्जेक्ट आपका चार्ज, वहाँ से चार्ज फ्लो होगा, इसकी तरफ फ्लो होगा, ये जो आपका न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ फ्लो होगा। यानी कि जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा वो चार्ज ऑब्जेक्ट से न्यूट्रल ऑब्जेक्ट की तरफ होगा। कब तक होगा? जब तक ये बैलेंस ना हो जाए, है ना। और मैक्सिमम चार्ज कितना फ्लो करेगा, जितना इसके पास इनिशियली था उससे कम ही रहेगा हमेशा। ऐसा नहीं कि इसके पास हमने 5 कूलाम का चार्ज दिया था इसको और हमारे पास ट्रांसफर भी हो गया कितना, तो हमारे पास ट्रांसफर 6 कूलाम हो गया, ऐसा नहीं पॉसिबल है। यानी कि जितना चार्ज इसके पास होगा हमेशा इससे कम चार्ज ट्रांसफर होगा इस पर, ठीक। और दूसरी बात है कि जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा वो हमेशा चार्ज से अनचार्ज की तरफ होगा, यानी चार्ज से न्यूट्रल की तरफ होगा, ठीक। या फिर दूसरी बात हम ये भी बोल सकते हैं, अगर मान लो कि इस पर कुछ चार्ज ज़्यादा होता है, इस पर थोड़ा चार्ज कम होता, तब भी ट्रांसफर हो सकता था, तो ज़्यादा से कम की तरफ होता। बात क्लियर? यानी कि जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा वही पुरानी कहानी है कि हायर से लोअर की तरफ, ठीक। ये बात भी आपको क्लियर होगी। अब तीसरी वाली आती है इंडक्शन। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है कि कंडक्शन में हमको हमेशा फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत पड़ेगी। यानी अगर दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक हमारे पास कैसा हो गया न्यूट्रल, दूसरा हमारे पास चार्ज हो गया, तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमको एक कनेक्टिंग वायर की जरूरत पड़ेगी, एक फिजिकल कांटेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जिससे चार्ज का ट्रांसफर हो सके, ठीक। तीसरा जो मेथड है हमारे पास वो होता है इंडक्शन मेथड। तो इंडक्शन मेथड में क्या होता है कि ये कुछ इसी टाइप का होता है जैसे हम लोगों ने कंडक्टर वाला देखा, बट इसमें थोड़ा सा चेंज, अलग फिनोमेना होता है ना। जैसे आप बोल सकते हो कि एक छोटा सा कॉमन सा एग्जाम्पल लेते हैं जो आप लोग डेली लाइफ में नॉर्मली यूज़ करते हो कि पड़ोसी ने अगर आईफोन लिया तो हमें भी आईफोन लेना है, या पड़ोसी ने कोई बाइक ले ली तो हमें भी लेना है, ठीक। तो क्या होता है कि आप पड़ोसी को देखिए कि पड़ोसी के पास कुछ था, आपके पास नहीं था, तो आप उसको देख के थोड़ा सा प्रेरित हो गए, थोड़ा सा इंड्यूस हो गए, और फिर आपने भी एक बाइक खरीदने का प्लान बना लिया, या फिर आपने एक आईफोन लेने का प्लान बना लिया। तो कुछ यही सिचुएशन होती है यहाँ पे। मान लेते हैं हमारे पास स्टेप वाइज एक प्रोसेस होती है। स्टेप 1 ले लेते हैं। हमारे पास क्या था, कोई न्यूट्रल कंडक्टर रखा हुआ था, NC मींस न्यूट्रल कंडक्टर, ठीक। इसके पास में ये रखा हुआ था कि इसके पास में हमने एक चार्ज कंडक्टर ला के रख दिया, चार्ज कंडक्टर, ठीक। इसके पास कुछ चार्ज था पहले से, ऐसा था पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर ऑलरेडी ढेर सारा से ही था। अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान देना है। पहली बात,
हमने आपको शुरुआत में ही बताया था लेक्चर में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है तो न्यूट्रल का मतलब क्या कि उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना निगेटिव चार्ज होगा। यानी कि चार्ज तो अगर देखो तो इसके अंदर भी हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर भी हैं, बट कैसे हैं कि ये जो चार्ज इसके अंदर हैं वो सारे के सारे एक दूसरे को बैलेंस करके रखे हुए हैं। यानी कि जो आपके पास प्लस है फिर माइनस है, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, कुछ इस टाइप से चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक, जिसकी वजह से पूरा का पूरा क्या है, कंडक्टर न्यूट्रल बना हुआ है। बट जब आप इसके पड़ोस में एक चार्ज कंडक्टर रखोगे लाके तो वो चार्ज कंडक्टर क्या बोलेगा, भाई साहब कि मेरे पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आप ध्यान से देखो कि इसका पॉजिटिव चार्ज क्या बोलेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को दूर की तरफ भेजेगा। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट छूट मिस हो गया, उसको भी आप यहीं पे समझ लो कि जो लाइक चार्जेस होते हैं आपके, लाइक चार्जेस यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर निगेटिव निगेटिव, ये हमेशा क्या करेंगे, ये हमेशा रिपेल करेंगे। बात क्लियर। जो आपके पास निगेटिव जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस निगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव निगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट है ना। तो ये भी आपकी चार्ज की प्रॉपर्टीज का ही पार्ट है। ठीक, कि जो लाइक चार्जेस होंगे वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी कि उसमें क्या हो जाएगी, दुश्मनी हो जाएगी, एक दूसरे से दूर की तरफ भागेंगे। अब सोच के देखो, जहाँ पे ढेर सारे लड़के होते हैं क्या होता है, मारपीट होती है। ठीक, दूसरा क्या है, अनलाइक चार्जेस, ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ होती हैं। ठीक, तो ये बात क्लियर हो गई, लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो अब होता क्या है, यही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी यूज में आ जाती है। तो जो इस कंडक्टर के पास जो पॉजिटिव चार्ज है ढेर सारा, तो ये क्या बोलेगा इससे कि भाई साहब अपना पॉजिटिव चार्ज जो हमारे साइड है वो रिपेल कर दो, और आप अपना थोड़ा सा निगेटिव चार्ज हमारी साइड ले आओ, जिससे हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दूसरी स्टेप में क्या होता है, कुछ इस टाइप से इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हो जाता है। कैसा कि ये वाली जो बॉल है इसकी इधर की साइड निगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा, है ना, और इधर की साइड पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा, और बीच में आपका कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव बना रहेगा। ठीक, जैसा जैसा जितना भी आपने चार्ज रख रखा है उसी के अकॉर्डिंग ये कुछ ना कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ठीक, ये अभी भी ऐसे ही रखा हुआ है, इसके पास ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज था, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। अब आपने क्या किया, जब आपने देखा कि चार्ज ने यहाँ पे जो चार्ज है उसने खुद को बैलेंस किया, यानी कि इसकी साइड क्या ले आया, निगेटिव ले आया, और दूसरी साइड क्या चला गया, पॉजिटिव चला गया। फिर आपने इसको ग्राउंड कर दिया। जैसे ही आप इसको ग्राउंड से कनेक्ट करोगे तो आपका जो पॉजिटिव चार्ज है ये ग्राउंड में चला जाएगा, है ना, और इस कंडक्टर पे आपको क्या मिल जाएगा, इस वाले पे आपको एक निगेटिव चार्ज मिल जाएगा कि हाँ निगेटिव चार्ज हमारे इसमें डेवलप हो गया। बात क्लियर। तो ये हो गई आपकी सिचुएशन, बात क्लियर। तो यहाँ तक में क्या देखा कि एक हमारे पास कंडक्टर था जो चार्ज था, दूसरा कैसा था, अनचार्ज था, और एक चार्ज कंडक्टर ने एक अनचार्ज कंडक्टर को विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट चार्ज कर दिया। ठीक, उसको फिजिकल कांटेक्ट भी नहीं करना पड़ा और वो चार्ज हो गया, यानी कि ये सिर्फ यहाँ पे रखा हुआ था। इसको देख के इसने अपने आप से सारी की सारी प्रोसेस करी जो भी करनी थी। तो इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रेरित चार्ज बोलते हैं, प्रेरित आवेश, है ना, ये आपको किसी की प्रेरणा से प्राप्त हुआ है। ठीक, दूसरा अगर इंग्लिश में आप बोलोगे तो इसको बोलोगे इंड्यूस्ड चार्ज, है ना, और ये जो मेथड होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन मेथड। बात क्लियर। तो इसीलिए ये हमारे पास कैसे वाला हो गया, ये हमारा इंडक्शन हो गया। बात क्लियर। तो इस पर आपको पूरा एक चैप्टर बेस मिलेगा आगे जब लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो वहाँ भी यही इसी तरीके की सारी प्रोसेस हो रही होगी, है ना। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि बाई इंडक्शन हम लोग कैसे चार्ज डेवलप कर सकते हैं। ठीक,
तो एक बार पूरे चैप्टर का फिर से रिकैप कर लेते हैं और फिर आज का इंट्रोडक्शन यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर फिर हमने चैप्टर के साथ स्टार्ट करा जाएगा। तो क्या क्या हमने पढ़ा? सबसे पहले हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करा था। कुछ प्रॉपर्टीज थी, कौन कौन सी थी? जिसमें हमारे पास पहली जो चार्ज होता है 2 टाइप का होता है, ठीक। तो फटाफट एक रिकैप, चार्ज आपका 2 टाइप का होता है, 2 टाइप्स। कौन सा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी यही थी, लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे एक दूसरे को और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, है ना। तीसरा हमने क्या देखा था? इसकी जो यूनिट थी, यूनिट ऑफ चार्ज, वो आपकी कूलम थी, ठीक। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला था वो AT था। जो आपका स्मॉलेस्ट चार्ज था वो आपका क्या था? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन आपके लिए स्मॉलेस्ट था और इसका चार्ज कितना था? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना। इसके अलावा हमने देखा था कि क्वार्क पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं बट इनका चार्ज होता है ±e/3 और ±2e/3 के फॉर्म का होता है, बट इनका जो लाइफ स्पैन होती है वो बहुत ही कम होती है। लाइफ स्पैन इज वेरी बहुत ही कम, ठीक। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर जो नेट चार्ज होगा वो Q बराबर Ne के फॉर्म का होगा और चार्ज अगर कहीं ट्रांसफर होगा तब भी Q बराबर Ne के फॉर्म में ही ट्रांसफर होगा। यानी फ्रैक्शन में चार्ज ना तो किसी ऑब्जेक्ट पे होगा और ना ही कहीं फ्रैक्शन में चार्ज ट्रांसफर होगा। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? इसके अलावा हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसकी जो उस पर जो चार्ज होगा, नेट चार्ज, वो आपका हमेशा कंजर्व रहेगा, है ना। हमेशा एक जगह पे कंजर्व रखा जाएगा और चार्ज सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक। इसके अलावा आगे हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बाद कि डिपेंडेंसी ऑन वेलोसिटी, डिपेंडेंसी ऑन वेलोसिटी। चार्ज की वेलोसिटी पे क्या डिपेंडेंसी है? तो हमने देखा था चार्ज जो है आपका वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। वेलोसिटी का चार्ज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बट मास का इफेक्ट पड़ता है, ठीक। इसके अलावा हमने और एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इसमें कि सेंटर ऑफ चार्ज नाम की, पूरा लिख लेते हैं, सेंटर ऑफ चार्ज नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, है ना। तो ये आपकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होगी। इसके अलावा हमने फिर वही चार्जिंग चार्ज डेवलप कैसे करते हैं ये मेथड पढ़े। एक तो बाई फ्रिक्शन, किन्हीं 2 ऑब्जेक्ट को रब करके, दूसरा हमने बाई कंडक्शन, एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट के साथ एक हमने चार्ज ऑब्जेक्ट को फिजिकली कनेक्ट किया तो जो चार्ज ऑब्जेक्ट से चार्ज फ्लो हुआ अनचार्ज की तरफ तो वो आपका कंडक्शन हो गया। इसके बाद तीसरा हमने इंडक्शन पढ़ा था। तो इंडक्शन में क्या हुआ था कि एक चार्ज और एक न्यूट्रल जब दोनों पास पास में रखे जाते हैं तो न्यूट्रल वाला जो ऑब्जेक्ट होता है ये अपने आप से कुछ इंड्यूस चार्ज डेवलप करता है, ठीक। क्यों डेवलप करता है? हमने बात करी थी कि वो जिस प्रॉपर्टी के कारण होता है कि जो लाइक चार्जेस होंगे वो रिपेल करेंगे और जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो साइड टू स्पेस के वो अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम फिर जो अपोजिट साइड होती है उसको ग्राउंड कर देते हैं और जो चार्ज होना चाहिए हम लोग उस पर आसानी से डेवलप कर देते हैं। बात क्लियर? तो ये हो गई आपकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज चार्ज के बारे में, चार्ज कैसे हम लोग डेवलप करते हैं। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था आज के चैप्टर का, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और फर्दर फिर इसके लेक्चर अल्टरनेट डेज पे आपको अपलोड होते रहेंगे। चलते हैं, बाय बाय।